मैं अस्पताल में अपने पति के साथ बैठी थी और बेहद परेशान थी। मेरा पति मुझे घूर-घूर कर देख रहा था। मैंने उस पर एक नज़र डालकर हटा ली। मुझे वहाँ पर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जब से मैंने यह सुना था कि इस अस्पताल में एक मेल डॉक्टर इलाज करता है, मैं कैसे किसी मर्द से ऐसा इलाज करवा सकती थी। मैं इसी उलझन की शिकार थी कि ना जाने वहाँ मुझसे कैसे-कैसे सवाल करेगा। क्या कहेगा और मैं उसे उसके सवाल का कैसे जवाब दे पाऊँगी? मैंने अपने पति से कहा भी था कि वह मेरा इलाज किसी लेडी डॉक्टर से करवा दे, लेकिन वह कहने लगा कि मैंने सुना है इस डॉक्टर के हाथ में जादू है। उसने आज तक जितनी भी औरतों का इलाज किया है, एक बार भी उसे नाकामी नहीं हुई है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। अपनी इसी उलझन में उलझी हुई थी कि तभी नर्स वेटिंग रूम में आई और कहने लगी, मिसेज़ संजना कौन है? मेरा पति कहने लगा, ये मेरी बीवी है। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ लिया, वह भी मेरे साथ खड़ा हो गया, लेकिन नर्स ने कहा कि डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को ही चेक करता है। पेशेंट के साथ किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यह सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा नर्वस होने लगी थी। मैं चाहती थी कि कमल मेरे साथ डॉक्टर के पास जाए। कमल ने मुझसे अपना साथ छुड़वाया और मुझे समझाने लगा, डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनना और उसे सही-सही जवाब देना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। जो बात मैं एक लेडी डॉक्टर से कर सकती थी, किसी भी मेल डॉक्टर से नहीं कर सकती थी। मुझे तो यह समझ नहीं आता था कि आखिर डॉक्टर के तौर पर किसी मेल डॉक्टर का एक औरत का इलाज करना कहाँ तक सही है। हालाँकि बड़े-बड़े शहरों में यह बातें गलत नहीं समझी जाती थी, लेकिन मैं गाँव से थी। अब शादी के बाद कमल के साथ शहर में रहने लगी थी, लेकिन मेरा ताल्लुक गाँव से ही था, इसलिए बेहद झिझक रही थी। मैं उस नर्स के साथ डॉक्टर के रूम तक पहुँची और नर्स मुझे डॉक्टर के रूम के अंदर ले गए। सामने डॉक्टर को देखकर मैं कुछ घबराई हुई थी, क्योंकि उसके बारे में मेरे पति ने कहा था कि वह एक बहुत ही बुजुर्ग डॉक्टर है, आज तक उसके हाथ से कोई भी केस खराब नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से तो डॉक्टर को काफ़ी उम्र-दराज़ होना चाहिए था, लेकिन वह तो नौजवान डॉक्टर था। यही कोई कमल की उम्र का ही था। मुझे देखकर उसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं उसके सामने बैठी, तो उसने नर्स से कहा कि कमरे से बाहर जाओ, मुझे मरीज़ को चेक करना है। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी, तो डॉक्टर कहने लगा कि दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर देना। यह सुनकर दिल और ज़्यादा ही बेचैन हो गया था। नर्स ने मुस्कुराकर दरवाज़ा लॉक कर दिया और वह कमरे से बाहर चली गई। तो उस डॉक्टर ने मुझे सर से लेकर पैर तक बड़े गौर से देखा। फिर जो सवाल उसने मुझसे किया, मैं तो वह सुनकर ही शर्म से पानी-पानी होने लगी थी। डॉक्टर कहने लगा, शादी को कितने साल हो गए हैं? मैंने कहा 7 साल। फिर पूछने लगा, पति से ताल्लुक बनाते वक़्त खुश होती हो या नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस सवाल का क्या जवाब दूँ। शर्म की वजह से मेरी नज़रें झुक गई थी। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, प्रेग्नेंट होने के लिए कब से दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हो? मैंने कहा पिछले 3 साल से। तो डॉक्टर ने कहा, इससे पहले तुम कभी पेट से हुई हो? मैंने कहा कि शादी के 1 साल बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन मैं उस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी, क्योंकि वह बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर गया था। मैंने जानबूझकर डॉक्टर से छुपाया था। मैं डॉक्टर को नहीं बता सकती थी कि मेरा पहला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही कैसे मेरे ही पेट में मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, अच्छा ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद बोला कि सामने बेड पर लेट जाइए, मैं आपका चेकअप करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि मैं यूँ आपसे चेकअप नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वह मुझे देखता रहा और फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, क्यों क्या हुआ? आप नहीं जानती थी कि आप एक मेल डॉक्टर से अपना इलाज करवाने आई हैं। मुझे लगा जैसे उसके लफ्ज़ों में तंज था। मैंने कहा कि आपको यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर को ही रखना चाहिए था। वह कहने लगा कि आप मुझे सिखाएँगी कि मैंने अपने मरीज़ को कैसे देखना है और कैसे नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह कहने लगा, यहाँ आने वाली हर औरत का मैं ही चेकअप करता हूँ। उनमें से तो कभी किसी को कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। अगर आपको इतना ही ऐतराज़ था तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप बेकार में मेरा टाइम खराब कर रही हैं। फिर उसने टेबल पर रखी बेल बजाई। वहाँ नर्स कमरे के अंदर आ गई थी। शायद दरवाजे की चाबी बाहर ही लगी हुई थी, जिससे उसने लॉक खोला। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि उनके पति को अंदर बुलाएं।
कुछ देर बाद ही कमल नर्स के साथ अंदर आया। डॉक्टर ने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने को इशारा कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी मेरे साथ बिल्कुल भी चेकअप कराने के लिए तैयार नहीं है। ये कह रही है कि मुझे यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर रखनी चाहिए थी। देखिए, अगर आपने मुझसे इलाज नहीं करवाना था तो मेरा टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? यह सुनकर कमल ने मुझे गुस्सैल नजरों से देखा था। डॉक्टर कहने लगा कि आप इनको अपने साथ वापस ले जा सकते हैं। पहले आप अपनी बीवी का मन बनाए कि उसे अपना इलाज मुझसे करवाना है या नहीं। जब दिल से राजी हो जाए तो फिर आप लेकर यहाँ आ सकते हैं। यह सुनकर कमल ने मुझे गुस्से से इशारा किया। मैं खामोशी से नजरें झुकाए कमरे से बाहर निकल आई। वापसी के पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए कमल मुझे यही बातें सुनाए जा रहा था कि पिछले 7 सालों से मैं तुम्हारा बहुत इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो और हर जगह ही मुझे मायूसी हुई है। उस डॉक्टर की गारंटी है कि उसके इलाज पर इलाज की पूरी गारंटी होती है और केस कभी भी खराब नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, लेकिन तुम्हारे तो नखरे शुरू हो जाते हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम? देखो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। मुझे हर सूरत में अपने खानदान के लिए एक वारिस चाहिए। तुम जानती हो कि मुझे एक बच्चे की सख्त जरूरत है। मुझे इसी साल अपनी खुद की औलाद चाहिए। कमल के मुंह से यह बातें सुनकर मैंने तड़प कर कमल की तरफ देखा। मैंने कहा, कमल, शादी के कुछ ही महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। उस वक्त आपने मेरे साथ जुल्म सितम क्यों किया? आपने क्यों मेरा अबॉर्शन करवाया? सारी खराबी इसी वजह से हुई है। अगर मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हूँ तो इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। और अब आप चाहते हैं कि मेरा इलाज एक मेल डॉक्टर से हो। मैं तो आज गुस्से से जैसे फट पड़ी थी। मैंने कमल से साफ कह दिया था कि मुझे ऐसा इलाज किसी भी मेल डॉक्टर से नहीं करवाना। मेरी बात सुनकर कमल ने गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। मेरा दिल पहले से ही डरा हुआ था। मैं जानती थी कि वह गुस्से में ऐसा कर रहा है, इसलिए मैं खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। लेकिन अगर मैं उससे कहती कि मैं डर रही हूँ तो वह गाड़ी की स्पीड और स्लो करने की जगह और भी ज्यादा बढ़ा देता। वह ऐसा ही था, जज्बाती। इन 7 सालों में मैं उसे अच्छी तरह से जान गई थी कि मेरा किसी बात पर ऐतराज उठाना कमल को गुस्सा दिला देता है और गुस्से में वह पागल हो जाता है और फिर नजर नहीं आता। मैं कमल का गुस्सा सहने के लिए मजबूर थी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं एक बहुत ही गरीब खानदान से थी। वैसे तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन इकलौते बच्चे का जो लाड प्यार होता है वह मुझे नहीं मिला था। लाड प्यार भी बच्चों को तभी मिलता है जब घर में खुशहाली होती है। हमारे घर में तो मैंने हमेशा गरीबी ही देखी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी दोनों टांगे इस एक्सीडेंट में चली गई थी। तब से मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी, तभी घर में चूल्हा जलता था। पापा के अंदर जिंदगी जीने की उमंग खत्म हो चुकी थी। वह चारपाई पर पड़े अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। और जब मैं 16 की हुई थी तो वह पापा इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मेरी माँ तो पहले काम करती थी। पापा के जाने के बाद तो उन्होंने वैसे ही काम करना था, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था और कमा कर मुझे पाल रही थी। मैंने हाई स्कूल के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरी माँ ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। घर अपना था इसलिए इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। मम्मी को जो भी पैसे मिलते थे जैसे तैसे करके वह मेरी फीस भी भर देती थी और आगे भी मुझे पढ़ाना चाहती थी। वह मुझे समझाती थी कि पढ़ाई के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा कि मेरी तो जैसे तैसे जिंदगी कट गई है, लेकिन मैं तुम्हें खुशहाल जिंदगी देना चाहती हूँ। पढ़ लिख जाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी और किसी की मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद मैं भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती थी। अब माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए परेशान करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। अब जिंदगी यूं ही गुजरने लगी और मैं 21 साल की हो चुकी थी। मम्मी की एक सहेली थी जो शादी के बाद शहर में रहने लगी थी। मम्मी की सहेली का मायका हमारे गांव में ही था। एक बार जब वह अपने मायके आई तो मम्मी से भी मिलने आई और अपने इकलौते बेटे कमल के लिए मुझे पसंद कर गई।
हालांकि मेरी माँ ने उनसे कह दिया था कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मम्मी की सहेली को मैं बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और वैसे भी वह मम्मी का बोझ भी हल्का करना चाहती थी क्योंकि मम्मी अब बीमार रहने लगी थी। इसलिए अपने बेटे कमल के साथ मेरी शादी कर दी। मेरी और कमल की शादी को 5 महीने ही हुए थे कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं ख्यालों की दुनिया से एकदम से चौंक कर बाहर निकली थी क्योंकि गाड़ी घर के सामने बड़ी जोर से ब्रेक लगने पर रुकी थी। मेरा सर सामने बोल्ट से टकराते टकराते बचा था। मेरे उतरने से पहले ही कमल गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाजा बड़े जोर से बंद कर दिया और घर के दरवाजे का ताला खोलने लगा। यह देखकर मैं समझ गई थी कि आज फिर मेरी शामत है। मुझे तो यह इंसान दिमागी मरीज लगता था। जब मेरी शादी हुई थी, मुझे जिंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती थी कि कब कोई बात इस इंसान के मिजाज के खिलाफ हो जाएगी और यहाँ मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख देगा। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, उसने मुझे बाजू से दबोच कर पकड़ा और ढकेलने के अंदाज से कमरे में ले गया। मुझे बेड पर लाकर फेंक दिया और कहने लगा, बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी। तुम जानती हो कि मुझे बहस पसंद नहीं है। यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो। फिर भी आज माफ कर रहा हूँ। आगे से मेरे सामने तमीज के साथ पेश आना। और एक बात, मेरी कान खोलकर सुन लो। मैं कल तुम्हें दोबारा इस डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और तुम खामोशी से उससे चेकअप करवाओगी। जिस कदर गुस्से से कमल मुझसे कह रहा था, मैं जानती थी कि अगर मैं उसकी बात से इनकार करूंगी तो वह मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर देगा। वह ऐसा ही था, जिद्दी और जुनूनी। गुस्से में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसलिए मैंने भी अपनी जुबान बंद रखी और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वह मुझे उसी डॉक्टर के पास दोबारा ले गया। जब मैं उस डॉक्टर के कमरे में गई तो वह मुझे देखकर तंजिया मुस्कुराने लगा था। फिर कहने लगा, बेड पर लेट जाओ। मैं बेड पर खामोशी से लेट गई। उसके बाद जब उसने कमरे की लाइट बंद की तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोचने लगी थी कि ऐसा कौन सा इलाज था जो लाइट बंद करके मेरे साथ वह करना चाह रहा था। मैंने कहा कि आपने लाइट क्यों बंद की है? वह कहने लगा, मेरे इलाज का यही तरीका है। यह कहकर डॉक्टर मेरे पास आ गया और उस कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी, वह भी शायद खिड़की से आ रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थी और वह मेरे बहुत करीब आ चुका था। और फिर उसके बाद जब मेरी शादी कमल से हुई, वहाँ दोनों माँ बेटा ही थे। कमल का ना कोई भाई था ना बहन। उसका बाप भी जिंदा नहीं था। मेरे सास बहुत अच्छी थी, लेकिन कमल का रवैया मेरे साथ ऐसा था कि कभी आग तो कभी पानी। कमल के मिजाज से मैं परेशान होकर रह गई थी। कभी कभी तो मेरी बड़ी से बड़ी बात भी कमल को नजरअंदाज कर दिया करता था और कभी कभी जरा सी बात पर भी लड़ने झगड़ने लगता था। जब तक मेरी सास जिंदा थी, वह कमल से मेरी खातिर लड़ जाया करती थी। कहती थी कि तुम इस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो, खुद में थोड़ा बदलाव लाओ। अब तुम शादीशुदा हो। हर वक्त का गुस्सा और झगड़ा अच्छी बात नहीं होती। शादी को 1 महीना गुजरा था और 1 महीने में ही मैं कमल से तंग आ चुकी थी। 1 महीने के आखिर में कई बार मैंने विनती करते करते रोते हुए कमल को मनाया था। अगर वह किसी बात पर नाराज हो जाता और जब तक मैं उसके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगती थी, वह बिल्कुल भी नहीं मानता था। 1-2 बार वह मुझ पर हाथ भी उठा चुका था। छोटी-छोटी बातों पर ही वह इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता था कि मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। कभी-कभी कहता कि तुम शर्ट को सही तरीके से प्रेस नहीं करती हो। कभी कहता तुम चाय अच्छी नहीं बनाती हो। तो कभी कहता कि तुम्हारे खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। हालाँकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि जैसा उसे पसंद है, मैं वैसा ही काम करूँ। लेकिन वह किसी तरह से भी राजी नहीं होता था। शादी के कुछ 6 महीने बाद ही जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई, तो जो हाल मेरा कमल ने किया था, उसे सुनने वालों की शायद रूह कांप जाएगी। उन दिनों जब मैं पेट से हुई तो मेरी तबीयत सुस्त थी। इसलिए मेरी सास मेरे पास आई और क्लिनिक पर ले गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और यह खुशखबरी सुना दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी कि हो सकता है कि जब यह खबर कमल को मालूम हो तो वह सुधर जाएगा और मेरा ख्याल रखने लगेगा। लेकिन मेरी यह गलतफहमी थी। जैसे ही मेरी सास ने कमल को यह खबर सुनाई तो एकदम ही वह गुमसुम सा हो गया था और ऐसे गुस्से से लाल होने लगा था। मुझे लगता था जैसे वह अपने आप में गुस्सा बर्दाश्त कर रहा है,
दिल ही दिल में गुस्से को पी रहा था। यह देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह खबर सुनकर गुस्सा क्यों आया है। यह तो खुशी की बात है। रात को जब मैं कमरे में आई तो वह बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहा था। पूरा कमरा धुएं से भरा पड़ा था। जब मैंने साइड टेबल पर देखा तो वह बुझे हुए टुकड़ों से भरी पड़ी थी। मुझे कमरे में आता हुआ देखा तो कहने लगा, हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हें बच्चा पैदा करना है। गांव की जाहिर औरत हो, जिंदगी एंजॉय करने का तरीका सीखो। अभी से बच्चों की जिम्मेदारी में मुझे नहीं पड़ना। कमल के मुंह से यह शब्द सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, कमल, यह तो भगवान की देन है और भगवान की मर्जी से ही होता है सब कुछ। मेरे चाहने न चाहने से नहीं हो सकता। और वैसे भी यह बच्चा अपने आप तो मेरे पेट में नहीं आया ना। मेरी बात सुनकर कमल कहने लगा, लेकिन मेरी औलाद मेरे कहने से ही पैदा होगी। भगवान की मर्जी से नहीं चलेगा सब कुछ। जब मैं चाहूंगा तब वह दुनिया में आएगा। जब मैं नहीं चाहूंगा तो कोई भी उसे दुनिया में नहीं ला सकता। कमल के मुंह से ऐसे बोल सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। वह कहने लगा कि मुझे कोई बच्चा अभी नहीं चाहिए। 2 साल अपनी शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। मैंने अचानक ही हैरानी से कमल की तरफ देखा था। मैंने कहा, कमल, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी। ये तो एक गुनाह है। जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, दुनिया में आने से पहले ही उसकी जान कैसे ले सकती हूँ। मैं उस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। कमल गुस्से से कहने लगा, तुम होती कौन हो इस बात का फैसला करने वाली। मेरी औलाद है, उसका फैसला भी मैं ही करूंगा। मुझे उसे अभी इस दुनिया में नहीं लाना है। यह कहने के बाद उसने लैंप बंद किया और सो गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि न जाने अब वह क्या करेगा। सुबह कमल के उठने से पहले ही मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई। मैंने सारी बात अपनी सास को बता दी। कमल कमरे से बाहर आया और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहने लगा। तो मेरी सास कहने लगी कि कमल वहां कहीं नहीं जाएगी, और खबरदार जो तुमने बच्चे को खत्म करवाने के बारे में भी सोचा तो। कमल ने मुझे गुस्से से देखा था। मैं सहम कर अपनी सास के पीछे छुप गई थी। वह गुस्से से मुझे घूरता रहा, बाहर चला गया। 3 दिन तक घर नहीं आया था। अब मुझे कमल कमल की 3 दिन तक घर नहीं आया था। अब मुझे कमल की फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि गुस्से में वह अंधा हो जाता था और कुछ भी कर गुजरता था। मेरी सास मुझे तो कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन वह भी परेशान लग रही थी। 3 दिन बाद जब कमल घर आया तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। मैंने खाना रखा तो उसने प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक दी। कहने लगा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे अपनी शक्लें भी मत दिखाओ। मेरी सास भी यह सब तमाशा देख रही थी और मुझसे कहने लगी कि जाओ अपने कमरे में चली जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास कमल को बड़े प्यार से समझा रही थी, लेकिन वह बिल्कुल खामोश था। मैं जानती थी कि उसकी खामोशी का मतलब क्या है। मैं सोच चुकी थी कि मैं अब उसकी बात पर कोई ऐतराज नहीं करूंगी। उसकी औलाद है, चाहे जिंदा रखे या मार डाले। जब मुझे जिंदगी यही कमल के साथ गुजारनी है तो फिर मैं कमल के साथ लड़ झगड़ कर जिंदगी नहीं गुजार सकती। जैसे ही कमल कमरे में आया, इससे पहले कि मैं उससे यह सब कहती कि वह जो चाहता है कर ले, लेकिन उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। उसने मुझे जमीन पर धक्का दे दिया और मेरे पेट पर जोर जोर से लाते मारने लगा। मैं चीखती चिल्लाती रही। कहने लगा, मैंने बहुत आसानी से इस झंझट को खत्म करना चाहा था, लेकिन तुम भूल गए कि तुम मुझसे जिद करोगी तो तुम्हारा यही इल्जाम होगा। अब मैं ऐसे ही इस झंझट को खत्म कर दूंगा। मेरी सास मेरी चीख सुनकर दरवाजा बजाने लगी। मेरी चीखों से पूरा कमरा दहल उठा था और मेरी चीखों को सुनकर वह परेशान हो रही थी और जोर जोर से दरवाजा बजा रही थी। कमल से मिन्नतें कर रही थी कि कमल, प्लीज दरवाजा खोल दो, इतना जुल्म मत करो। लेकिन कमल ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला था और उसने मुझे इतना मारा कि मैं बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। मेरी चीखें इतनी तेज थी कि आस पड़ोस के कई घरों में मेरी चीखें जा रही थी। मेरी सास कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी और कमरे का दरवाजा बार बार खटखटा रही थी। कमल से कह रही थी कि कमल, भगवान के लिए जुल्म मत करो, दरवाजा खोलो, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन कमल ने दरवाजा नहीं खोला जब तक कि उसने मेरे अंदर नन्हे मुन्ने से वजूद को खत्म न कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कमल ने कमरे का दरवाजा खोला, कमरे से बाहर चला गया। मेरी सास दौड़ती हुई मेरे पास आई, लेकिन मेरी हालत देखकर वही बुरी तरह से घबरा गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं आज ही मर जाऊंगी। मेरी सास उखड़ने लगी थी। मेरी सास रोती हुई कहने लगी
कमल के पास गई और हाथ जोड़ मेरी सास रोती हुई कमल के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए इसे अस्पताल लेकर चलो। लेकिन वहां तो पत्थर बना बैठा हुआ था। मेरी सास ने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। 3 दिन मैं अस्पताल में रही और उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी। कमल ने मुझसे बिल्कुल भी बातचीत बंद कर रखी थी। मैंने भी कमल से कोई बातचीत नहीं की थी। जो कुछ भी कमल ने मेरे साथ किया था, मेरा दिल चाहता था कि मैं उस बेपत्थर दिल आदमी की शक्ल भी न देखूं। आज अपनी गलती पर मुझे बुरी तरह से पछतावा हो रहा था कि मैं अपनी माँ की बात सुनकर मानकर कुछ पढ़ लिख जाती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैं उस बंदे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे छोड़कर मैं कहीं भी कोई भी छोटी-मोटी नौकरी कर लेती और अपनी जिंदगी गुजार लेती। लेकिन अब मैं लाचार थी, उस आदमी के टुकड़ों पर पल रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला ना कोई बाप था और ना ही मेरी माँ और ना ही कोई मेरा भाई और ना ही मेरे पास पढ़ाई थी और कमल मेरी इसी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी, वही मेरा ख्याल रख रही थी, लेकिन वह भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और खुद भी कई बीमारियों से घिरी हुई थी। एक दिन कमल खुद ही मुझसे बातें करने लगा। मेरा दिल तो नहीं था कि मैं कमल से बात करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाते हुए कमल से बातचीत करना शुरू कर दी। फिर उसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं था। या तो कमल के साथ जिंदगी गुजारती या फिर वापस अपने मायके चली जाती और मायके में मेरा कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने कमल से बातचीत करना शुरू कर दी और जो कुछ हो चुका था और जो मैं खो चुकी थी, वह मुझे वापस नहीं मिल सकता था। 1 साल तक कमल मुझे ना जाने कौन-सी मेडिसिन खिलाता रहा क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। उसी दौरान मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई। उनके जाने से तो मुझे लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। वह थी तो मेरी फिर भी हिम्मत बनती रहती थी और कमल तो ऐसा था जैसे कि आजाद हो चुका था क्योंकि शायद पहले माँ के सामने कुछ नरमी से बात कर लेता था, लेकिन अब तो उसे खुली छूट मिल गई थी। अब तो रोज मुझ पर हाथ उठाता, कभी चिल्लाता, कभी बर्तन तोड़ देता। फिर एक दिन मुझसे कहने लगा कि अब मुझे बच्चा चाहिए। यह सुनकर मेरा दिल दुखी हो चुका था। मेरे अंदर से ख्वाहिश खत्म हो चुकी थी कि मैं कभी माँ बनूं। जब कमल ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, तो फिर उसने मुझे दवाई खिलाना छोड़ दी थी। लेकिन फिर भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। 1 साल गुज़र चुका था। फिर कमल मुझे लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से तुम अब कभी भी माँ नहीं बन सकोगी। मेरे पति ने मेरे साथ जो ज़ुल्म किया था, शायद इस वजह से भगवान ने यह खुशी मुझसे छीन ली थी। और फिर मुझ पर यह राज भी खुल गया कि कमल को औलाद क्यों चाहिए। असल में मेरी सास अपनी सारी जायदाद कमल के बजाय अपने पोते-पोतियों के नाम करके गई थी। इसीलिए कमल को जो भी औलाद होगी वही सारी जायदाद की असली हकदार होगी। जब तक कमल के कोई औलाद नहीं हो जाती, तब तक सारी जायदाद सरकार के कब्जे में रहती। हाँ, कमल को सिर्फ लिमिटेड खर्च दिया जाता। यह बात भी गुस्से में एक दिन कमल ने मुझसे लड़ते-झगड़ते कह दी थी और मैं समझ गई थी कि उसे औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे तो सिर्फ जायदाद चाहिए थी, जो कि उसकी माँ ने कमल की आने वाली औलाद के नाम कर दी थी। और फिर उस डॉक्टर के बारे में कमल को मालूम हुआ तो मुझे उसके पास ले गया। डॉक्टर अंधेरे कमरे में जब मेरे पास आया और उसने मुझे इंजेक्शन लगाया, जिससे मैं बेहोश हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी मैं कितने दिन तक बेहोश रही, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं उस अस्पताल के प्राइवेट रूम में थी। मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। मुझे अपना जिस्म बेजान सा महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद न था। कुछ देर बाद वही डॉक्टर कमरे में आए, फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कह रहा था कि जी हाँ, सब काम ठीक-ठाक हो चुके हैं। अरे आपकी बीवी पेट से है और 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म भी देगी। यह सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। आखिर मैं कब से इस अस्पताल में थी और कब से मैं बेहोश थी और मेरे साथ आखिर क्या हुआ था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। उस डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो मुस्कुराने लगा। कहने लगा आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक तो है ना आप? मैंने उसे गुस्से से देखा था। मैंने कहा अभी आपने किसके बारे में बात की है? कौन पेट से हो चुकी है? मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि आपका ही तो इलाज कर रहा था मैं। आपके पति की इजाज़त से मैंने आपका इलाज किया है।
मैंने कहा, मैं कब से बेहोश हूँ और क्या किया गया है मेरे साथ? बताइए, क्योंकि मुझे तो लेडी डॉक्टर जवाब दे चुकी थी कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। वह कहने लगा, आप सिर्फ 5 दिन के लिए बेहोश थी। हमने आपका अंदरूनी इलाज किया है। आपके पति को इलाज चाहिए था और वह एक नेचुरल तरीके से होना मुश्किल लग रहा था। इसीलिए यह सब किया गया है और वह हो गया, जो आपका पति चाहता था। यह सुनकर मेरी आँखों से आँसू बहने लगे थे कि किसी अंधेर नगरी थी मुझे कैसे कि कैसी अंधेर नगरी थी, मुझे कमल से नफ़रत सी महसूस होने लगी थी। वह अपनी बात मनवाने के लिए किस हद तक जा सकता था, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, मैं हैरान हो गई। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ, उस दिन कमल अपने ऑफ़िस में था। जब फ़ोन पर डॉक्टर ने उसे यह खुशखबरी सुनाई, तो वह बहुत तेज़ रफ़्तार से ड्राइव करते हुए अस्पताल पहुँच रहा था कि रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। उस बच्चे को एक 1 मिनट देखना भी उसके नसीब में नहीं था। वह उसी वक़्त मर चुका था। मुझे उसके मर जाने का कोई अफ़सोस ना हुआ था। कमल जिस तरह की बातें करता था, यानी खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लगा था, तो भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत पर सिर्फ़ भगवान का हक है। ऐसे ही कुछ दावे कमल भी कर रहा था कि जब वह चाहे अपने बच्चे को दुनिया में ला सकता है और जब चाहे उसे मार सकता है। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि इंसान से बढ़कर जो है वह भगवान है। उसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने अपने बेटे को कसकर सीने से लगा लिया था। कमल की बॉडी को घर लाया गया और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। लेकिन मेरी आँखों से आँसू भी नहीं निकल रहे थे। सब लोग यही समझ रहे थे कि मुझे कमल के जाने का सदमा लगा गया है, इसलिए मेरी आँख से आँसू नहीं गिर रहा है। लेकिन मुझे कोई सदमा नहीं लगा था। मुझे कमल के न जाने का कोई दुःख नहीं हुआ था। कमल के जाने के बाद ज़िंदगी धीरे-धीरे अपने रास्ते पर आने लगी थी। मैं अपने बच्चे की परवरिश में दिलो-जान से लग चुकी थी। मेरी सास ने मरने से पहले जो सारी प्रॉपर्टी अपने पोते या पोती के नाम करके रखी थी, जो अब कानूनी तौर पर मेरे पास आ चुकी थी और इतनी प्रॉपर्टी थी कि अब मैं ज़िंदगी भर भी बैठकर खाती, तो भी आराम से मेरी ज़िंदगी कट सकती थी। मैंने अपने बेटे को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था। आज कई सालों बाद मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुज़ार रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो सुनने या पढ़ने को मिलती रहे।